हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल आप लोगों के। तो देखिएगा, आज का अपना टॉपिक रहेगा बायोलॉजी का। जो फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम हुआ था 27 जून को, उसके आज अपन सॉल्यूशन की बात करेंगे। जो आरपीएससी ने ऑफिशियल आंसर की जारी की है, उसमें क्या आंसर्स दिए हैं। एक्चुअल में ये जो आंसर की है, ये काफ़ी दिन पहले ही आ चुकी थी। जैसे जुलाई में आ गई थी, जून में पेपर हुआ था, जुलाई में आ गई थी। लेकिन अपन अब सॉल्यूशन क्यों कर रहे हैं, उसका रीज़न है। देखो, 9 सितंबर को है अपना सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम, जिसमें अपने को फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों आते हैं साइंस में, जिसके अपने को अप्रोक्सीमेट 40-40 क्वेश्चन का रेशो रहता है। किसी में 42 हो जाते हैं तो 37 रह जाएंगे। इस तरीके का जो रेशो रहता है, इसके लिए ही अपन जो बात कर रहे हैं इस पेपर की। क्योंकि ये पेपर, अब देखो इसमें से क्या है, सेकेंड ग्रेड के एग्जाम में जो सिलेबस है, ग्रेजुएशन की बात करें या 12th लेवल का बात करें, उसमें सिलेबस दोनों का सेम ही है। तो सेम ही है, तो यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होने के चांस रहते हैं। तो अपने ये 150 क्वेश्चन हैं। 150 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन के करीब तो हैं इसमें पेडागोजी के, 10 क्वेश्चन के करीब इसमें न्यूमेरिकल्स हैं। लेकिन जैसे मैं अप्रोक्सीमेट बात करूं तो 120 के करीब क्वेश्चन हैं, जिसमें से यदि रिपीट होकर के 2, 5, 10 क्वेश्चन अपने को आते हैं तो बहुत ही बढ़िया स्कोर अपना रहने वाला हो जाता है बायोलॉजी में। और ये जैसे अपन काफ़ी बार ये देखते हैं कि अपन इनका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो देखो, लास्ट टाइम में अपने को, जैसे मैं केमिस्ट्री से एमएससी हूँ, तो मेरे को बस आंसर चाहिए। तो इसी के लिए ये उन्हीं बच्चों को इम्पोर्टेंट रहेगी जिनको बस आंसर चाहिए और क्वेश्चन चाहिए। अर्थात पेपर में ऐसा क्वेश्चन दिखा तो अपन उसको टिक कर दें। बस इसके लिए ही अपन इस पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। बाकी अपना इससे कोई लेना देना नहीं है। आगे बात समझ में। तो जो भी बच्चे सेकेंड ग्रेड के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए ये क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्म पर हो रहे हैं, लेकिन अपन का भी धर्म बनता है तो अपन करा देते हैं इनको। तो कुंभज क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं मोहित कुंभज आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं इस बायोलॉजी की क्लास में। ये क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि यहाँ से आरपीएससी सेकेंड ग्रेड में क्वेश्चंस अपने को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से मिलने वाले हैं। तो जी करें स्टार्ट किस तरीके से। तो देखो, बायोलॉजी है, एग्जाम डेट 27 जून है। ऑफिशियल आंसर की जो आरपीएससी ने जारी की है, उसी के बेसिस पर मैं आपको आंसर बता रहा हूं। बाकी मेरा इससे कोई भी लेना देना नहीं है। बस ये अपन को याद रहना है कि पेपर में सेकंड ग्रेड के में एग्जाम में ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो अपन इनको इस तरीके से टिक कर देंगे। और इसी के साथ में मैं नेक्स्ट क्लास में लेके आऊंगा फिजिक्स के सॉल्यूशन, जिसमें फिजिक्स के ओनली ऑन जैसा क्वेश्चन मेरे को दिख जाएगा और मैं टिक कर दूंगा कि इसमें ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। क्योंकि हमारे साइंस वाले हैं, सभी का दिमाग बहुत ही तेज होता है। उनको यदि कोई पीवाई की क्वेश्चन आया हुआ दिख जाता है तो वो आसानी पूर्वक उसको क्या कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। आगे बात समझ में। तो करें स्टार्ट कहानी को किस तरीके से। तो देखिएगा, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो अपन दिखवा देंगे। देखिएगा, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, आई होप मैं जितना समझ रहा हूं। और इसको अपन बड़ा कर देते हैं। चलो जी ठीक है। अब देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि मलेरिया के विषय में कौन सा कथन असत्य है। क्या पूछा है जी आपको, मलेरिया के रूप में कौन सा कथन असत्य दे रखा है। बस अपने को यही समझना है कि किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले पढ़ना है कि असत्य क्या है। क्या दे रखा है जी, असत्य पूछा है। क्या पूछा है, असत्य पूछा है कि मैलिग्नेट मलेरिया प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम द्वारा होने वाला सबसे गंभीर मलेरिया है, जो घातक भी हो सकता है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। टूटी हुई आरबीसी से मुक्त हीमोजाइन ठंड व तीव्र ज्वर के लिए उत्तरदायी होता है। ज्वर के 3 से 4 दिनों की पुनरावृत्ति होती है। ये बात भी बिल्कुल सही है। प्लाज्मोडियम अपना अलैंगिक चक्र मनुष्य में व लैंगिक चक्र मच्छर में पूर्ण करता है। ये भी बात बिल्कुल करेक्ट है। बस गलत क्या है
कि युग्मक जनन प्रावस्था में गैमेटोसाइट प्लाज्मोडियम का संक्रामक रूप है जो संक्रमित मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से स्वस्थ मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। आगे बात समझ में, जो असत्य पूछा था वही अपन की बात करने वाले हैं। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा जी? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये एक्चुअली में आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको और सेट करने की कोशिश करता हूं। ठीक है जी। अब देखिएगा, अब आपको एक क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है जी, दिख रहा है। अब देखो, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो गया? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको दो अभिकथन दे रखे हैं जिसमें से आपको पहचानना है कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। डीडीटी पक्षी समष्टि की संख्या में कमी का कारण होता है। बिल्कुल, डीडीटी क्या होता है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ये अपन केमिस्ट्री में पढ़ते हैं इसको, लेकिन ये बायोलॉजी में इसका नाम ही दे रखा है। बाकी बायोलॉजी वाले टीचर्स को इसकी स्ट्रक्चर और नाम भी पता नहीं होगा, काफी बार तो ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो देखो, डीडीटी की उच्च सांद्रता पक्षियों में कैल्शियम उपापचय को प्रभावित करती है जिससे अंड कवच का पतला होकर समय से पहले टूट जाता है। बिल्कुल दोनों बातें करेक्ट हैं, क्योंकि डीडीटी क्या है? एक क्या है? इंसेक्टिसाइड्स है। इंसेक्टिसाइड्स है, ये क्या होता है? जैसे पुराने समय में क्या करते थे अपन कि जैसे कोई भी अपन फल सब्जी वगैरह बोते खेती में, उसमें क्या करते? डीडीटी का छिड़काव कर देते। अब डीडीटी क्या है? काफी समय तक ये क्या है? इसका डिकम्पोजिशन नहीं होता। डिकम्पोजिशन होता तो ये शरीर में चला जाता पशु पक्षियों के में, और पशु पक्षियों के शरीर में चला जाता तो उनके क्या होता? फिर बताओ, उनके जो कवच होते हैं वो कवच क्या हो जाते हैं? पतले हो जाते हैं, जिससे टूट जाते हैं। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? अभिकथन कारण दोनों सत्य हैं। आगे बात समझ में। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? ऊतक अथवा अंगों की अस्वीकृति के कारण कुछ रोगियों में ऊतक अथवा अंगों का प्रत्यारोपण असफल हो जाता है। रोगी में इस प्रकार का प्रत्यारोपण अस्वीकार होना किस प्रतिरक्षा अनुक्रिया का परिणाम है? अर्थात जैसे काफी बार अपन बीमार वगैरह हो जाती हैं, काफी की जैसे किडनी वगैरह फेल हो जाती है, तो अपन क्या करते हैं? किडनी का दान वगैरह करते हैं। किडनी का दान करते हैं तो काफी बार उस जो शरीर होता है, जो लेने वाला है या देने वाला है, दोनों का शरीर चेक किया जाता है। उसके बाद में काफी बार जिस व्यक्ति को किडनी डाल रहे हैं अपन, उसमें क्या होगा कि उसके प्रति क्या हो जाते हैं? एंटीजन बन जाते हैं, एंटीबॉडी बन जाती है। एंटीबॉडी बन जाती है तो वो क्या है? शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। तो ऐसा ही इसने बोला है कि इसको क्या बोलते हैं अपन? तो इसे बोलते हैं कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा अनुक्रिया, अर्थात सेल मेडिकेटेड इम्यून रेस्पॉन्स। क्या कहते हैं जी? कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा अनुक्रिया। आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन की बात करेंगे अपन। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? और क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सहभोजिता के लिए सर्वोत्तम रूप से समझ जाता है? तो देखो, एक जीव को लाभ होता है, दूसरे को ना तो कोई लाभ होता है ना हानि होती है, उसे अपन क्या बोलते हैं? सहभोजिता कहते हैं। आगे बात समझ में, उसे क्या कहा जाता है? सहभोजिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अपन।
निम्न में से क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य नहीं है। स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों को कम करना नहीं है। क्या नहीं है जी? स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों को कम करना इसका कोई उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नदी के पानी में जैविक ऑक्सीजन की मांग, बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के संदर्भ में सही कथन का चयन करना है आपको। तो देखो, जितनी ज्यादा गंदगी वगैरह होगी ना तो बीओडी का मान बढ़ता हुआ जाएगा। यदि स्वच्छ जल है तो बीओडी का मान 0 के करीब आता है। तो पानी में बाहित मल को मिलाने पर यह बढ़ जाती है। बिल्कुल ये सही बात है और सही पूछी आपको। संदर्भ में सही कथन का चयन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पर्यावरण, वायु, जल व मृदा की गुणवत्ता सुधारने एवं इनको संरक्षित करने के लिए भारत सरकार द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1986 में किया गया था। कब किया गया था जी? 1986 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिकूल परिस्थितियों में अनेक प्राणी प्लवक जातियां झीलों व तालाबों में निलंबित अवस्था में चली जाती, ये कहलाती है। अब देखो, सर्दियों में जाएगी तो शीत निष्क्रियता, गर्मियों में जाएगी तो ग्रीष्म निष्क्रियता, और डायपोज, इसको क्या बोलते हैं? डायोपोज। क्या बोलते हैं जी? डायपोज कहा जाता है। आगे बात समझ में? बोलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? गैसीय प्रकार के खनिज चक्र जैसे नाइट्रोजन, कार्बन का भंडार पृथ्वी की परपटी क्रस्ट पर पाया जाता है। परपटी क्रस्ट पर नहीं पाया जाता, अंदर पाया जाता है। तो ये बात गलत हो गई। अवसादी चक्र में फास्फोरस तत्वों का भंडार वायुमंडल में होता है। वायुमंडल में नहीं होता भैया, भूपरपटी पर ही होता है। तो दोनों कथन क्या हो गए? गलत हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो केमिस्ट्री का बायोमोलिक्यूल से। निम्न दिए गए कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन करो। सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है, बिल्कुल सही बात है, और एक ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर ही बनती है। लेकिन बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड नहीं पाया जाता इसमें। बीटा 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है। 1,4 की जगह 1,2 हो जाता तो दोनों बात ऐसे ही हो जाती। तो यहाँ कथन एक तो सत्य है, कथन 2 क्या है? असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन 1 कह रहा है यदि प्रतिकूल तनावग्रस्त बाह्य परिस्थितियां स्थानिक हों अथवा कुछ समय तक ही रहती हैं तो जीव के पास प्रवास व निलंबन जैसे 2 विकल्प होते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। जीव अस्थायी रूप से प्रतिकूल आवास में अधिक आरामदायक अनुकूल क्षेत्र की ओर जा सकता है। प्रतिकूल समय समाप्त होने के बाद पुनः लौट सकता है, बिल्कुल लौट सकता है। देखो, यदि आप गांव में रहते हो, ये तो हमारे ऊपर भी लागू होता है। यदि आप गांव में रहते हो और गांव में आपका यदि रोजगार सही नहीं है तो आप सिटी की साइड चले जाओ, वहां पैसा कमा लो, और पैसा कमाने के बाद में फिर गांव चले जाओ। तो ये काम अपन कर सकते हैं और ये कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं पक्षी। यदि कोई परेशानी आ रही तो वहां से चले जाओ, जैसे साइबेरियन सारस आते हैं ना भरतपुर के अंदर, तो वो इसका ही एग्जाम्पल है। तो ये दोनों कथन ही क्या है? करेक्ट हैं। आगे बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो, निम्नलिखित पर विचार करिए, दिए गए कूट की सहायता से सही विकल्प का चयन करो। कैसे करना है? अंत पृथ्वी जल तंत्र में हरित लवक माइटोकॉन्ड्रिया परोक्ष सम्मिलित होते हैं, ये बिल्कुल बात गलत है। अंत द्रव्य जालिका में नहीं होते, ये माइटोकॉन्ड्रिया परोक्ष में सम्मिलित होते हैं। ठीक है। खुरदरी अंत पृथ्वी जालिका प्रोटीन संचरण के सक्रिय रूप से शामिल होती है, बिल्कुल सही है। देखो, खुरदरी जो अंत पृथ्वी, इसको बोलते हैं RER, रफ रेटिकुलम एंडोमेट्रियम रेटिकुलम। खुरदरी अंत पृथ्वी जाल का प्रोटीन संचरण में सक्रिय रूप से शामिल होती है, बिल्कुल सही बात है। चिकनी अंत पृथ्वी जाल का लिपिड के लिए संचरण करती है, बिल्कुल सही बात है। प्रोटीन का संचरण करती है RER। कौन करती है जी? RER। देखो, जो RER होती है ये तो करती है प्रोटीन संश्लेषण, जबकि SER होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये करती है फैट्स का। किसका? फैट्स, वसा का संश्लेषण करती है, बिल्कुल सही बात है। पॉलीसोम के राइबोसोम mRNA को प्रोटीन ट्रांसलेट करते हैं, बिल्कुल सही बात है। यदि राइबोसोम की संख्या बढ़ जाती है ना तो उसे बोलते हैं पॉलीसोम। आगे बात समझ में? तो बी भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है, अर्थात इसमें आंसर हो जाएगा BCD। इसके बाद में कौन सा संयोजन बेमेल है? अर्थात फिली और फिमरी श्वसन हेतु उपस्थित सतही संरचना है, सतही पर नहीं होती है, या अंदर होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। आगे बात समझ में? तो 2 क्या हो गया इसमें? बेमेल हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, अंत पृथ्वी जाल का
अंतः प्रतिपिंड जालिका के कार्य दिए गए। लिपिड संश्लेषण करता है, बिल्कुल सही बात है। स्टोरेज संश्लेषण करता है क्या? प्रोटीन संश्लेषण करता है क्या? निरावशीकरण करता है क्या? तो देखो मेरे को ये तो पता है, लिपिड और प्रोटीन, ए और थर्ड तो होना चाहिए। अब देखो ए और थर्ड, तो एक और थर्ड इसमें नहीं है, एक और थर्ड इसमें नहीं है, एक और थर्ड इसमें है, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 4 5, 3 नहीं करता ये। देखो नीचे अंत प्रतिपिंड जाल का कार्य दिए गए, लेकिन आपको पूछा क्या है? चिकनी अंत प्रतिपिंड जाल का। काफी बार देखो एक क्वेश्चंस में यही परेशानी आती है, जैसे अपन ने पूछा अंत प्रतिपिंड जाल का तो अपन ऑप्शन ए भी कर देते थे इसको, लेकिन ये गलत हो जाता। क्यों हो जाता? क्योंकि इसने पेपर में नीचे दे रखा है कि किसका पूछा है? अंत प्रतिपिंड जाल का, चिकनी एसीआर का पूछा है। और जो आरईआर होती है वो प्रोटीन संश्लेषण करती है, जबकि एसीआर प्रोटीन का संश्लेषण नहीं करती है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 1 2 4 5। क्या हो जाएगा जी? 1 2 4 5। आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कॉलम एक क्या कह रहा है? देखो कॉलम एक और तो दिए गए हैं। देखो टर्मिनाइजेशन क्या होता है, सिनेप्सिस क्या होता है, काइजमेटा क्या होता है, सिनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स क्या होता है। तो देखो टर्मिनलाइजेशन होता है काइजमेटा का बाहर की ओर द्विसंयोजी सिरों की ओर स्थानांतरण होता है। इसके बाद में सिनेप्सिस मेरे को पता है, सिनेप्सिस होता है समजातीय गुणसूत्रों का आपस में मिलना, क्या कहलाता है? सिनेप्सिस। इसके बाद में काइजमेटा क्या होता है? काइजमेटा होता है क्रॉसिंग ओवर के पश्चात समजात गुणसूत्रों का जुड़ाव बिंदु, काइजमेटा जोड़ने वाला बिंदु होता है। इसके बाद है सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स क्या होता है? तो डी में आएगा थर्ड, केंद्रीय प्रोटीन संकुलों के समजात गुणसूत्रों के संपर्क जुड़ाव में मदद करता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? थर्ड, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अर्थात पहले में तो क्या आएगा बताओ? पहले में फोर्थ, बताओ पहले में क्या आएगा? पहले में फोर्थ आएगा, इसके बाद में बी में फर्स्ट आएगा, सी में सेकंड आएगा और डी में आ जाएगा थर्ड। डी में क्या आ जाएगा जी? थर्ड। इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करो, इनमें सही कथन का चयन करना है। एनुलिन फ्रक्टोज का बहुलक है क्या? बिल्कुल सही बात है। राइबोजाइम उत्प्रेरक क्षमता वाले न्यूक्लिक अम्ल हैं क्या? बिल्कुल सही बात है। प्रोटीन सदा ही अमीनो अम्लों से के समबहुलक होते हैं, समबहुलक नहीं होते, विषम बहुलक भी हो सकते हैं। इसके बाद में फास्फोडाइट पॉलीसैकेराइड में मोनोसैकेराइड फास्फोडाइएस्टर बंध द्वारा जुड़े रहते हैं, फास्फोडाइएस्टर नहीं होते, ग्लाइकोसिडिक बंध होते हैं इसमें। कोलेजन पूरे जीवन मंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला है क्या? बिल्कुल गलत बात है, ये प्रचुर मात्रा में नहीं है। तो कौन से ऑप्शन हो जाएंगे? ए और बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बात समझ में जी। किसी को यहां तक कोई भी परेशानी हो तो बताओ। देखो भैया इसमें थोड़ा हाथ कम चल रहा है, रीजन है क्योंकि ये है बायोलॉजी, और बायोलॉजी में सीधे ही आंसर याद करने हैं आपको, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता बायोलॉजी में। बायोलॉजी में सीधे आंसर पता होने चाहिए आपको। अब चलते हैं जी नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट है नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है भैया। अब देखो जी नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए तथा सही विकल्प का चयन करना है आपको। सही विकल्प का चयन कैसे करेंगे? गोल्जी समृद्धि सिस्टर्नी ध्रुवीय संरचना है जिसमें सिस और ट्रांस फलक होते हैं। बिल्कुल सही बात है। जो गोल्जी मिश्रण होता है उसमें दो होते हैं, फैक और मर, अर्थात सिस और ट्रांस उनको बोलते हैं अपन, सिस ट्रांस होते हैं। सिस फलक निर्माणकारी फलक है जबकि ट्रांस फलक परिपक्वन फलक है। बिल्कुल ये दोनों बातें ही क्या है? करेक्ट हैं। इसके बाद में नेक्स्ट कॉलम एक को दो से सम्मिलित करना है। समजातीय गुणसूत्रों के मध्य युग्मन होता है उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं जाइगोटीन अवस्था में होता है। वो कब होता है जी? जाइगोटीन अवस्था में। कब होता है? जाइगोटीन अवस्था में। इसके बाद है
समजातीय गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेट्स के मध्य क्रॉसिंग ओवर क्या कहला किसमें होती है? पैकेटिन अवस्था में होती है। गुणसूत्रीय विखंडित होते हैं, क्रोमेटिड अलग अलग हो जाते हैं, कब होते हैं बताओ? ये होते हैं एनाफेज में। गुणसूत्र तर्कु भूमध्य की ओर गति कब करते हैं? मेटाफेज स्टेट में करते हैं। आगे बात समझ में? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बताओ? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो गया? करेक्ट हो गया। इस तरीके से नेक्स्ट अपन बात करेंगे 19 क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा पादप समूह दिए गए कथनों से वर्णित किया जा सकता है? अब देखो ये कह रहा है पादप का थैलाब होता है, अलैंगिक जनन थैलस के विखंडन तथा विशेष संरचना गेमा का निर्माण के द्वारा होता है, बीजाणु उद्भव पाद सीटा कैप्सूल में विहित होता है, ये प्राय नमी वाले छायादार स्थानों में मिलते हैं। ये सब करेक्टर किस में पाए जाते हैं? ये सब करेक्टर पाए जाते हैं लिवरवर्ट में। किस में पाए जाते हैं जी? लिवरवर्ट में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेमिनी के पुष्प क्रम से संबंधित है? लॉडिक्यूल, लेमा और पेलियो। क्या है जी? लॉडिक्यूल, लेमा और पेलियो। इसके बाद है नेक्स्ट, संघ टीनोफेरा के लाक्षणिक विशेषताओं का चयन कीजिए और सही विकल्प का चयन करना है। स्वगजलीय है क्या? द्विवारीय सम्मिति है क्या? दंश कोशिकाओं की उपस्थिति है क्या? देखो स्वगजलीय है क्या? द्विवारीय सम्मिति है क्या? कंकाल प्लेटों की उपस्थिति का सभी उभय लिंगाशयी होते हैं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ये देखो, एक तो होते हैं द्विवारीय सम्मिति होती है, इसमें कंकाल प्लेटों से उपस्थित होता है, सभी उभय लिंगाशयी होते हैं, अर्थात सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ, ये इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूरे शैवालों में मुख्य प्रकाश संश्लेषी वर्णक कौन सा होता है? क्लोरोफिल ए, सी और फीकोजेंथिन। क्या होता है? क्लोरोफिल ए और सी और फीकोजेंथिन इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 23 क्वेश्चन क्या कह रहा है? कॉलम ए को 2 से सम्मिलित करना है। एसिलोमेटा, सीडोसिलोमेटा, लोपोफोरेट सिलोमेटा, साइजोसेलस सिलोमेटा। तो देखो एसिलोमेटा होते हैं फेसियोला। क्या है जी? फेसियोला। इसके बाद है सीडोसोलिमेटा, कौन सा होता है? एस्केरिस। क्या होता है? एस्केरिस। लोपोफोरेट सिलोमेटा ये होता है लेग्नुला, और साइजोसेलस सिलोमेटा होता है पाइला। आगे बात समझ में? तो बताओ ए में थर्ड, बी में फर्स्ट, सी में फोर्थ और डी में सेकंड। डी में सेकंड, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में जी? बोलो किसी को कोई परेशानी समस्या हो तो बताओ। दिख रहा है आप लोगों को? बिल्कुल करेक्ट दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, कॉलम ए को 2 से सम्मिलित करना है जी। कॉलम ए को क्या करना है? सम्मिलित करना है। कैसे करेंगे? देखो क्या कह रहा है? कॉलम ए में दिए गए जंतु समूहों के कॉलम 2 से करना है। एबीज, एबीज, साइक्लोस्टोमेटा, एम्फीबिया, एलास्मोब्रेंकाई। तो देखो एबीज होते हैं, ये न्यूमेटिक अस्थियां मिलती हैं इसमें। क्या मिलती हैं जी? न्यूमेटिक अस्थियां। साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमेटा में जबड़े नहीं मिलते, तो साइक्लोस्टोमेटा होगा जबड़ा विहीन कशेरुकी। एम्फीबिया त्रिबेसमीय हृदय, और एलास्मोब्रेंकाई उपस्थित अंतंगकाल। अब देखो मेरे को कुछ नहीं पता था, लेकिन मेरे को एक आंसर पता था, साइक्लोस्टोमेटा क्या होता है? जबड़ा विहीन कशेरुकी। तो इसका आंसर देखो बी में आ रहा है 4। अब बी में 4 किसी में भी नहीं है, तो एक से ही हो जाएगा ये क्वेश्चन। इसके बाद में नेक्स्ट, कथन ए है सभी कशेरुकी कोऑर्डिनेट होते हैं, लेकिन सभी कोऑर्डिनेट कशेरुकी नहीं होते हैं। बिल्कुल सही बात है ये। दूसरा है केवल कशेरुकियों में ही नोटोकोड को अस्थिल या उपास्थिल कशेरुकी दंड द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, दोनों ही करेक्ट ऑप्शन है। आगे बात समझ में? नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कह रहा है?
अच्छा, अपन अब ये काम कर लेंगे। देखो हर बार नया नया कुछ सीखते ही हैं अपन। ये सही है जुगाड़। मैं वैसे देख रहा था कि ये चक्कर क्या पड़ रहा है इसमें। चलो जी, कॉलम ए को कॉलम 2 से क्या करना है, सुमेलित करना है। किस तरीके से करेंगे तो समझिएगा। चलो जी, देखेंगे कि किस तरीके से अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो, कॉलम ए को कॉलम 2 से सम्मिलित करना है। संकुचनशील रिक्तका किसमें मिलती है, संकुचनशील रिक्तका किसमें मिलती है बताओ। संकुचनशील रिक्तका मिलती है ओव्यूलम में। किसमें मिलती है, अमीबा में। संकुचनशील रिक्तका किसमें मिलेगी, अमीबा में। इसके बाद है मेटेजेनेसिस, किसमें पाया जाता है, ये पाया जाता है ओविलिया में। लैंगिक द्विरूपता किसमें मिलती है, टीनिया में। किसमें मिलती है, टीनिया में मिलती है क्या, नहीं, टीनिया में नहीं पाई जाती है। ये पाई जाती है एस्केरिस में। किसमें मिलती है, एस्केरिस। प्रोटोनेफ्रिडिया, प्रोटोनेफ्रिडिया पाए जाते हैं टीनिया में। और मेटामेरिज्म ये मिलता है फेरिटेमा में। ये देखो इंपॉर्टेंट भी है और हार्ड भी है। इंपॉर्टेंट एंड हार्ड दोनों काम करता है ये, तो इसलिए याद रखना है भैया। क्या याद रखोगे, संकुचनशील रिक्तका मिलेगी अमीबा में। अब एक ए में थर्ड है, ए में थर्ड और कहाँ है, ये 3 में और 4 में। अब अपने को नेक्स्ट पे जाना है। देखो इसके बाद है मेटाजेनेसिस, किसमें मिलेगा, मेटाजेनेसिस पाया जाता है ओविलिया में। किसमें मिलता है, ओविलिया में। इसके बाद में लैंगिक द्विरूपता किसमें मिलती है, ये मिलती है एस्केरिस में। इसके बाद है प्रोटोनेफ्रिडिया, किसमें मिलेंगे, ये मिलते हैं टीनिया में। तो देखो आपको प्रोटोनेफ्रिडिया से क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ में। नेक्स्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट है मेढक के सिराकोटर का निर्माण किसके योजन से होता है। तो 2 अग्र महासरा मिलती है इसमें, 1 पश्च महासरा मिलती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से फेरिटिमा, इटे, गुरमेटी, नेफ्रिडिया, अध्यावर्णीय उत्सर्जका के बारे में कौन सा कथन गलत है। ये एंटेरोनेफ्रिक होते हैं, ये बात गलत है इसमें। ये एंटेरोनेफ्रिक होते हैं, यही बात इसमें क्या है, गलत है। जब अमीबा किसी सक्रिय शिकार जैसे एक कसाविक या पक्षमावी जीव को निगलता है तो अंतर्ग्रहण की यह विधि क्या कहलाती है, परिभित्तिकन। क्या कहलाती है, परिभित्तियन, अर्थात सरकमबेलिनेशन। क्या कहलाती है, सरकमबेलेशन। क्या कहलाती है, सरकमबेलेशन, परिभित्तिकायन। आगे बात समझ में। अब देखो ये बायोलॉजी की जो टर्मिनोलॉजी है ना, ये थोड़ी हार्ड होती है भैया। ये बॉटनी चल रही है, बॉटनी जूलॉजी, ये जो एनिमल फिजियोलॉजी होती है ना, बहुत ही हार्ड होती है। जैसे किंगडम वगैरह है ना, इसमें याद ही नहीं होता, ये मेरे को तो आज तक याद नहीं हुए। तो देखो इनके नाम भी उल्टे सीधे। इसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट अपन बात करेंगे अपन कॉकरोच पेरिप्लेनेटा के बारे में कौन सा कथन असत्य है। ये कम संवेदनशील व अधिक विपर्यास युक्त मोजेक दृष्टि प्रदर्शित करते हैं। यही बात इसमें क्या है, गलत है। नेक्स्ट, कॉलम 1 को कॉलम 2 से सम्मिलित करना है। हैप्लोन्टिक जीवन क्या होता है, डिप्लोन्टिक जीवन क्या होता है, हैप्लोडिप्लोन्टिक जीवन क्या होता है। तो देखो हैप्लोन्टिक जीवन होता है अनेक हरित शैवाल व क्लेमाइडोमोनास की कुछ जातियां होती हैं, उनमें पाया जाता है। ये ए में आ रहा है थर्ड, ए में थर्ड। इसके बाद डिप्लोन्टिक जीवन क्या होता है, डिप्लोन्टिक जीवन होता है जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म का जीवन, अर्थात इसमें सेकंड आ रहा है। हैप्लोन्टिक डिप्लोन्टिक क्या होता है, टेरिडोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स में मिलता है, उसे बोलते हैं हैप्लोडिप्लोन्टिक जीवन। तो सी में आ गया 1। आगे बात समझ में। इस तरीके से अपने को क्या करना है, ये सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्केरिस के संदर्भ में सही कथन पहचानना है। एस्केरिस के संबंध क्या करना है, सही कथन की पहचान करनी है। तो देखो क्या कह रहा है ये, एस्केरिस के संदर्भ में सही कथन, भ्रूणीय अंडों युक्त संदूषित भोजन में जल को ग्रहण करने पर संक्रमण होता है। अलैंगिक पॉलिप एवं लैंगिक मेडुसा का मेटाजेनेसिस पाया जाता है। अवैलिंगी द्विपार्श्व में सत्यदेहगुह्य त्रिस्तरीय जंतु जिनमें विखंडी रूप से खंडी भवन पाया जाता है। मनुष्य की छोटी आंत में उपस्थित एक कोष की अंत्य परजीवी है। बिल्कुल एस्केरिस क्या मिलता है,
मनुष्य की आंत में मिलता है। तो 1 और 4 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है समझो। स्लेजिनेला में 13 कोशिकीय नर युग्मकोद्भिद होते हैं। तो देखो इसमें 12 एंथेरिडियम कोशिकाएं, एक प्रोथैलस कोशिका होती है। कितनी होती हैं, 12 एंथेरिडियम कोशिकाएं और एक प्रोथैलस पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पौधे के समूह का वर्णन दिए गए कथनों द्वारा हो रहा है। इन सभी के जब नेचर देखोगे, ये विषम बीजाणु होते हैं, वे अगणित लघु बीजाणु गुरु बीजाणु उत्पन्न करते हैं। जड़ें सामान्यतः मूसला जड़ें होती हैं। बीजाणु अंडाशय भित्ति से घिरे नहीं होते हैं तथा निषेचन से पूर्व बाद में भी अनावृत उजागर रहते हैं। विशाल रेडबो वृक्ष सिकुआ इस प्रकार की सबसे ऊंची प्रजातियों में से एक है। तो ये सभी जो नेचर हैं ये मिलते हैं ब्रायोफाइट्स के। किसके पाए जाते हैं जी, ब्रायोफाइट्स के पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शैवाल एक वर्ग से संबंधित है, शैवाल के उस वर्ग की पहचान करो। अलैंगिक प्रजनन जूस्पोंजिया के उत्पन्न कसायु का युक्त जू स्पोर्स द्वारा होता है। पहला ऑप्शन तो यह है। दूसरा है, इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है जो सेलुलोज के आंतरिक परत के व पैक्टोज के बाह्य परत से बनी होती है। इस वर्ग के सदस्यों में हरित लवक में पायरेनोइड्स नामक संग्रही काय पाया जाता है। स्पाइरोगायरा, कारा, क्लेमाइडोमोनास व बॉलबॉक्स इस वर्ग के सदस्य हैं। इसके जो सारे लक्षण को जो शो कर रहा है वो है क्लोरोफाइसी। क्या कहते हैं जी, क्लोरोफाइसी। इसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। परागण के समय एफिड्रा में नर युग्मकोद्भिद में कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो 5 कोशिकाएं पाई जाती हैं। कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं, 5 कोशिकाएं पाई जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अवरोधक एंडोथीलियो कोरियल प्लेसेंटा अपरा में माता व भ्रूण रुधिर के मध्य ह्रासित हो जाता है। गर्भाशयी उपकला में। किसमें होता है जी, गर्भाशयी उपकला में। नेक्स्ट, किसी प्रजाति के विशिष्ट भ्रूणीय विदलन का प्रारूप 2 प्रमुख मापदंडों द्वारा निर्धारित होता है। कथन ये दे रखा है, अंड कोश का द्रव में वे कारक जो समसूत्री तर्कों के कोण व इसके निर्माण के समय को प्रभावित करते हैं। सेकंड कथन दे रखा है, कोश का द्रव के भीतर पीतक प्रोटीन की मात्रा व वितरण। उपरोक्त कथनों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखो, समपीत की अंडे वाली समपीत की अंडे वाली प्रजातियां समान पूर्णभंजी विदलन दर्शाती हैं। ये बात सही है इसमें। समपीत की अंडे वाली प्रजातियां समान पूर्णभंजी विदलन दर्शाती हैं। नेक्स्ट, टेरिडोफाइट में स्पोरेंजिया युक्त पत्तियों को क्या कहते हैं, बीजाणुपर्ण। क्या कहते हैं जी, बीजाणुपर्ण कहा जाता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, प्रसव के समय एस्ट्रोजन कम हो जाता है, प्रोजेस्टेरोन बढ़ जाता है क्या। बिल्कुल गलत बात है। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों बढ़ जाते हैं क्या, गलत बात है। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों कम हो जाते हैं, ये भी गलत बात है। एस्ट्रोजन तो बढ़ता है लेकिन प्रोजेस्टेरोन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, सैलामेंडर के पाद पुनरुद्भवन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो देखो क्या कह रहा है, ब्लास्टो, अगर इसकी देखेंगे आप तो सबसे पहले पुनरुद्भवन घाव का भरना अवस्था होती है, उसके बाद में प्रेमुकुल निर्माण की अवस्था होती है, फिर विभेदन की व्यवस्था होती है, फिर पुनर्विभेदन होता है, संरचना का विकास होता है, चरणों द्वारा होता है। अर्थात पुनरुद्भवन, घाव का भरना, प्रेमुकुलन निर्माण, विभेदन, पुनरुद्भवन, पुनर्विभेदन, संरचना विकास में चरणों द्वारा होता है। ये स्टेप उसमें काउंट होते हैं। नेक्स्ट, प्राइमेट्स में पाए जाने वाला प्लेसेंटा अपरा का प्रकार है हीमोकोरियल। देखो प्राइमेट्स में कौन सा मिलता है, हीमोकोरियल टाइप का क्या मिलता है, प्लेसेंटा पाया जाता है। सीधा सीधा पेपर में मिल जाएगा ना, इस तरीके से आपको क्या कर देना है, टिक कर देना है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कह रहा है, एम्बोली अंतरावरण के दौरान किन कोशिकाओं में अंतर प्रवेशन होता है। तो एंडोडर्मल कोशिकाएं व कोर्डा मीसोडर्मल कोशिकाओं में होता है। किसमें होता है जी,
एंडोडर्मल सेल्स एंड कॉर्डा मीजोडर्मल सेल्स में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीटोनोगमी में सम्मिलित है एक पुष्प का उसी पुष्प के अन्य पुष्प के पराग का निषेचन। एक पुष्प का उसी पौधे के अन्य पुष्प के साथ में पराग द्वारा निषेचन क्या कहलाता है जी? जीटोनोगमी। क्या कहलाता है? जीटोनोगमी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपोमिक्सिस क्या होता है? बिना निषेचन के ही फल का निर्माण हो जाता है, उसे बोलते हैं एपोमिक्सिस, असंग जनन। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अंशभंजी सतही विदलन कॉकरोच में पाया जाता है क्या? पूर्णभंजी असमान विदलन मेढक में पाया जाता है क्या? एसभंजी बिंबाब विदलन पक्षी में पाया जाता है क्या? पूर्णभंजी समान विदलन सेलामंडर में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? सेलामंडर में पाया जाता है। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, थॉमसन गजेल अपने अधिकार क्षेत्र में ग्रंथियों के से स्रावित कंदित पदार्थ द्वारा अंकित करते हैं। ये ग्रंथियां क्या कहलाती हैं? ये कहाँ पाई जाती है? ये ग्रंथियां स्थित होती हैं कहाँ होती हैं? नेत्रों के नीचे। कहाँ स्थित होती हैं जी? नेत्रों के नीचे स्थित होती हैं। इसमें छोड़ दिया क्या अपन ने कुछ? चलो ये कर लिया था अपन ने, अपन एक पेज एक्स्ट्रा पे पहुंच गए। ठीक है, 17 पे चलना है अपने को। अब देखो, कॉलम ए को कॉलम 2 से सम्मिलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही विकल्प को चुनिए। मोनोस्पोरिक 8 केंद्र भ्रूणपोष, इसे ओइनोथोरा प्रकार का है क्या? बाइस्पोरिक भ्रूणपोष एलियम प्रकार का है क्या? टेट्रोस्पोरिक भ्रूणपोष पॉलीगोनियम प्रकार का है क्या? मोनोस्पोरिक केंद्रक एडोक्सा भ्रूणपोष का प्रकार है क्या? ये आपको देख रखे हैं 4 ऑप्शन, तो आप देखेंगे। देखो, जो मोनोस्पोरिक 8 केंद्रक भ्रूणपोष है ये मिलता है पॉलीगोनियम में। किसमें मिलता है? पॉलीगोनियम में। बाइस्पोरिक भ्रूणपोष होता है, ये ओइनोथोरा प्रकार का होता है। टेट्रास्पोरिक भ्रूणपोष होता है, ये एडोक्सा प्रकार का होता है। और मोनोस्पोरिक जो केंद्रक होता है 4 केंद्रक भ्रूणकोष, ये होता है ओइनोथेरा प्रकार का। इसमें का होता है? ओइनोथेरा प्रकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, ओविस बॉडी ओविस बॉडी निम्नलिखित में से किसके विकास में सम्मिलित होती है? पराग कणों के निर्माण में। किसके निर्माण में होती है जी? पराग कणों के निर्माण में होती है। पौधों में कायिक प्रजनन पद का प्रयोग सामान्यतः अलैंगिक प्रजनन के लिए किया जाता है, क्योंकि कायिक प्रवर्धकों के निर्माण में दोनों पैतृकों का योगदान नहीं होता है, अतः यह प्रक्रिया अलैंगिक है। बिल्कुल दोनों बातें करेक्ट हैं। दोनों बातें क्या हैं? करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉमसन गजेल अपना अधिकार क्षेत्र को ग्रंथियों से स्रावित कंदित पदार्थ द्वारा अंकित करते हैं। ये ग्रंथियां नेत्रों के कहाँ स्थित होती हैं? ये ग्रंथियां कहाँ स्थित होती हैं? तो ये नेत्रों के नीचे स्थित होती है। कहाँ स्थित होती हैं? नेत्रों के नीचे स्थित होती हैं। ये 50 क्वेश्चन का एक सेट है, जो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। बोलो जी, अपन करेंगे कंप्लीट इसको। बोलो, यहां तक किसी को कोई परेशानी? यहां तक किसी को कोई परेशानी हो तो बताओ। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है समझेगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश नैसर्गिक व्यवहार को अच्छी तरह से वर्णित करता है? प्रारंभिक रूप से जन्मजात एवं वे तुलनात्मक रूप से अप्रत्याशित होते हैं। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलम फर्स्ट में दिए गए जंतुओं को कॉलम सेकंड में दिए गए उनके व्यवहार से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड को सही विकल्प को चुनें। यह है स्टिकलबैक। स्टिकलबैक क्या होता है जी? लाल रंग का उधर होता है। ये बुल्फ स्पाइडर क्या होता है? बुल्फ स्पाइडर होता है फ्लैगना में। किसमें होता है? फ्लैगना में। मधुमक्खी होती है कामद उड़ान। क्या होती है? कामद उड़ान। स्पाइनी लोवेस्टर होता है सेकंड, अर्थात रेस्पिंग आवाज। ये आपको दिख रहा है क्या? मेरे को तो कम दिख रहा है। बोलो भाई। अरे दिख रहा है प्रॉपर भाई। चलो जी, इसमें ए में थर्ड है, बी में फर्स्ट है, सी में फोर्थ है और डी में
सेकंड है। आगे बात समझ में। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी मक्का के पौधे में मूलाग्र में गुणसूत्रों की संख्या 36 है भैया, इसके भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? 54, क्योंकि 3n होता है इसका। कितना होता है? 3n। तो देखो 1n 18, तो 36 3 54 हो गए, तो कितना आ गया? 54। नेक्स्ट देखो, बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन को तो मैं बढ़िया एक्सप्लेन कर सकता हूं जो मैंने पढ़ा है, लेकिन जो एनिमल किंगडम वगैरह होते हैं ना, ये एक प्लांट फिजियोलॉजी वाला जो पहले वाला पोर्शन होता है, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स, वो थोड़े हार्ड होते हैं। बाकी तो क्या बायोलॉजी इजी है, इससे ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, लेकिन वो वाला पोर्शन होता है वो हार्ड होता है, इसलिए अपने को परेशानी आती है। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजनन काल में मोरनी को देखकर मोर नाचने लगते हैं। यह उदाहरण है नियत क्रिया प्रतिमान फिक्स्ड एक्शन पैटर्न का। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, असत्य कथन का चयन करो। असत्य कथन है इसमें तंत्र का संवेदी प्रणाली जो विशिष्ट चिन्ह उद्दीपन को प्रतिक्रिया में व्यवहार दर्शाती है अध्ययन कहलाती है। ये बात इसमें क्या है? गलत है। इसके बाद है एवं पावलाव ने चिर प्रतिष्ठित अनुबंधन प्रयोग को भोजन कहलाता है। अनानुबंधित उद्दीपन क्या कहलाता है? अनकंडीशनल स्टिमुलस, अनकंडीशनल स्टिमुलस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्टी 57, क्या है? फिफ्टी 60 जीवों की एक समष्टि में सभी के अंदर हीमोग्लोबिन का स्तर समान है जो कि 14 ग्राम पर डेसीलीटर है। चूंकि कोई भिन्नता नहीं है तब मानक विचलन कितना होगा? 0, क्योंकि मानक विचलन कब आएगा होता है? दोनों में कुछ अंतर आएगा तभी जाकर के मानक विचलन आने वाला होता है, तो इसमें हो जाएगा 0। नेक्स्ट, मानक विचलन के संदर्भ में असत्य कथन का चुनाव करना है जी। तो इसका उपयोग मानक त्रुटि की गणना करने के लिए नहीं किया जाता है, लेकिन मानक त्रुटि की गणना करने के लिए विचलन का प्रयोग किया जाता है। बाकी सारे करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है इसमें। अब देखो 59 क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इसको तो मैं सॉल्व कर सकता हूं क्योंकि मैथ का क्वेश्चन है, और मैथ का ये क्वेश्चन बायो वाले छोड़ के आए होंगे। कैसे करना है? देखो, किसी कक्षा में 20% स्टूडेंट हैं। कितने हैं जी? 20% स्टूडेंट हैं। किसी कक्षा में 20% विद्यार्थियों का 20% विद्यार्थियों का रुधिर समूह ए है, 40% का बी है, 30% का ए बी है, 10% का ओ है। तो पाई चित्र में ए बी का रुधिर समूह का कोण क्या होगा? तो आप जानते हैं कितना दे रखा है? बी का पार्ट। ए बी का पार्ट देखो भैया, ए का है 20, बी का है 40 और ए बी का है 30, तो 30 है। टोटल परसेंट तो ऐड करोगे तो 20, 40, 60, 30, 90 और 10, 100, तो ये 100 हो गया। इनटू कितने डिग्री का कोण बनेगा? 360 डिग्री का बनता है, तो 360 से क्या कर दो? इसको मल्टीप्लाई। तो बताओ कितना हो गया? ये इस 0 से ये 0 कट गया, और 36 इंटू 3 करोगे आप तो आपका आ जाएगा 108 डिग्री। कितना आ गया? 108 डिग्री। अब यहां तो ये पूछा है, यदि आपको पेपर में पूछ ले कि भैया ओ का कितना होगा, तो देखो 10/100 इंटू 360, तो ये 0 0 0 तो 36 डिग्री का आ जाएगा। ये तो है। अब देखो इसमें गलती करने के चांस कहां थे? क्योंकि इसमें देखो पहले परसेंट दे रखा है, पीछे रुधिर समूह दे रखा है, तो बच्चों ने क्या किया होगा? जो ए बी है ना, ए बी का यूज किया होगा 10%। क्या होगा? 10%, ऐसा देख करके। तो यहां गलती हो सकती है, बाकी इसमें गलती होने के चांस कहीं भी नहीं है। आगे बात समझ में जी? तो 108 डिग्री हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डब्ल्यू कोलर ने चिंपैंजी के किस प्रकार के अधिगम को प्रदर्शित किया? अंतःदृष्टि अधिगम। किसको किया? अंतःदृष्टि अधिगम। सूज का नियम बोलते हैं इसको। किसका नियम? सूज का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 50 कीटों का भार दे रखा है आपको और बहुलक पूछा है इसमें। तो देखो बहुलक देखोगे तो 9 9 आ रहा है। ये कितना आ रहा है? 9 9। जब आप जानते हैं दोनों सेम आ जाते हैं
तो आपको जो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, तो 25 प्लस 26 को ऐड करके 2 का भाग दे दो भैया, 51/2, ये आ रहा है 25.5, लेकिन 25.5 आगे जाकर के कितने हो जाएगा, 26 पे। तो आंसर क्या हो जाएगा, 26 इज द करेक्ट आंसर। आगे बात समझ में। इस तरीके से जब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है उसे ही बहुलक मानते हैं। जैसे यहाँ 9 और 10 दे देता, ये 9 दे दिया, यहाँ 10 दे देता, तो भी क्या आंसर हो जाता, 26। यदि यहाँ 9 दे दिया, यहाँ 8 दे देता, तो फिर ये आंसर हो जाता 25। लेकिन यदि दोनों सेम ही दे रखें, दोनों सेम दे रखें, तो दोनों की जो फ्रीक्वेंसी आगे वाली उसको ऐड कर दो और 2 का भाग लगा दो, तो पॉइंट ऑफ वैल्यू आएगी। पॉइंट ऑफ आती है तो जो ज्यादा की ओर है उधर ही जाते हैं अपन, कम की ओर नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में ए बी नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वर्गीकृत डेटा व्यक्तिगत श्रृंखला के मानक विचलन की गणना करने का सूत्र है, तो S इक्वल टू डेल्टा एक्स स्क्वायर बाई एन, ये नंबर ऑफ है, ये विचलन हो जाएगा। ये आपको याद रखना था। एक विमीय चित्र कहां गया, एक विमीय चित्र का उदाहरण है। एक विमीय चित्र का मतलब है जैसे एक्स वाई जेड किसी भी एक एक्सिस पर ही अपन बना सकते हैं। तो यदि आप देखो पहला है वर्ग चित्र, तो यदि आपको वर्ग बनाना है तो इस तरीके से बनाएंगे, तो ये देखो वाई हो गया, इसमें एक्स हो गया, ठीक है। इसके बाद में आपको पूछा है आयत चित्र। आयत चित्र कैसे बनाओगे बताओ, आयत चित्र बना लो, ये आयत चित्र हो गया, ये भी एक्स वाई में जाएगा। इसके बाद पूछा है दंड चित्र, तो दंड चित्र देखोगे ना, तो दंड चित्र तो आप एक ही में बना सकते हो, या ऐसे बनाओगे या ऐसे बनाओगे, तो ये एक ही एक्सिस में शो होगा, एक एक्सिस में होगा। तो बताओ कौन सा आंसर हो गया, थर्ड आंसर इज द करेक्ट आंसर, दंड चित्र। नेक्स्ट, सारणी के संदर्भ में गलत कथन का चयन करना है आपको। सारणी के गलत कथन का चयन करना है। गलत कथन क्या बताओ, स्तंभ व पंक्तियों को तर्कसंगत क्रम में व्यवस्थित करना जरूरी नहीं होता है, लेकिन सारणी जब बनाते हैं ना तो दोनों को अपन रीअरेंज सही तरीके से ही करते हैं। आगे बात समझ में, तो ये हो जाएगा अपना नेक्स्ट आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, बिल्कुल सही बात है। प्रथम पोषी स्तर पर सदा उत्पादक ही रहते हैं, प्रथम पोषी स्तर पर सदा उत्पादक ही रहते हैं, ये बात गलत है, क्योंकि अब घटक भी आ जाते हैं। अगर उल्टी श्रृंखला देखोगे तो अब घटक भी आ जाते हैं। इसके बाद है खाद्य श्रृंखलाओं में अंत संबंधों को खाद्य जाल कहा जाता है। बिल्कुल, खाद्य श्रृंखला यदि आपस में जुड़ी हुई है उसे क्या कहेंगे अपन, खाद्य जाल कहते हैं। सकल प्राथमिक उत्पादक का अर्थ प्रकाश स्वांगीकरण का कुल दर होती है, बिल्कुल सही बात है। क्या पूछा है आपको, गलत कथन, तो प्रथम पोषी स्तर पर हमेशा ही उत्पादक नहीं होते हैं, ये बात इसमें क्या है, गलत है। इसके बाद है जनसंख्याओं के बीच संबंध का प्रकार जिसमें दोनों को लाभ लेकिन यह अनिवार्य नहीं होता है, यह कहलाता है प्रोटो कोऑपरेशन, सहयोगकारिता कहलाती है। ये सहयोगकारिता में ना तो किसी को लाभ होता है ना किसी को हानि होती है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मरु अनुक्रमण जीरो सिरे के लिए सही नहीं है। नग्न क्षेत्रों पर पायनियर कोलोनाइजर के रूप में सदा पर्णित फेलियोज लाइकेन होते हैं। राइजोकार्पन, लेसिडिया, क्लोडेनिया सभी क्रस्टेज लाइकेन हैं। पर्णित लाइकेन अवस्था में नाजुक पर्ण जैसा थैलस होता है जो चट्टानों को ढक लेते हैं। वे पूर्व में उपस्थित क्रस्टोज लाइकेन को आच्छादित कर देते हैं। आवास परिवर्तन होने पर विद्यमान लाइकेन लुप्त होने लगती हैं। वे उस क्षेत्र में मरुदविद मांसविद प्रभावी हो जाते हैं। कौन सा इसमें सही नहीं है, तो इसमें ए और बी सही नहीं है, सी और डी सही हैं। आगे बात समझ में, ए और बी क्या है जी, गलत है। अर्थात पर्णित लाइकेन सही बात है, आवास परिवर्तन होने पर विद्यमान लाइकेन लुप्त होने लगती हैं और मरुदविद मांस वृद्धि का प्रभाव भी हो जाते हैं, बिल्कुल सही बात है ये दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है,
उत्पादक व उसके बाद में पोषक स्तरों में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा होता है। बिल्कुल टकाटक बात है, ये सही बात है। प्रत्येक पोषक स्तर पर ऊर्जा के ऊष्मा के रूप में क्षति होने के कारण प्रथम पोषक स्तर से उत्तरोत्तर पोषक स्तरों में ऊर्जा का स्तर घटता जाता है। 10% की हानि होती है। कितने स्तर की? 10% की। दोनों ही सही है, और लेकिन इन दोनों का कोई भी रिलेशन नहीं है, तो स्पष्टीकरण सही नहीं है। बाकी दोनों बातें क्या हैं? करेक्ट हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोर प्रभाव कोर प्रजाति के लिए सत्य है? तो दोनों आवासों की सीमा इकेटोन के किसी समष्टि के समुदाय की संरचना परिवर्तन कोर प्रभाव कहलाता है। बिल्कुल सही बात है। कभी कभी इकोटोन में कुछ प्रजातियों की संख्या, उनमें से कुछ प्रजातियों का जनसंख्या घनत्व किसी भी समुदाय की तुलना में अधिक होता है, इसे कोर प्रभाव कहते हैं। दोनों बातें ही क्या हैं? करेक्ट हैं। इसलिए क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्या है? देखो, ये क्वेश्चन आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पूछा गया एक बार। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? खड़ी फसल को जीवित जैविकों की मात्रा की इकाई क्षेत्र की संख्या से मापा जाता है। ये बिल्कुल बात करेक्ट है। बाकी सारी क्या है? गलत अवस्था है। ये सेकंड ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है। एक को दो से समेत करना है। देखो, प्लस और जीरो का मतलब है एक को लाभ हो रहा है, दूसरे को कुछ भी नहीं हो रहा। एक को लाभ, एक को हानि, दोनों को हानि, एक को हानि, एक को कुछ भी नहीं हो रहा। तो देखो, एक को लाभ और एक को कुछ नहीं होता है, उसे बोलते हैं सहभोजिता। तो ए में आना चाहिए थर्ड। तो एक इस अब ये दो में आ रहा है। इसके बाद में एक को लाभ एक को हानि, इसे बोलते हैं परभक्षण। क्या बोलते हैं? परभक्षण। इसके बाद दोनों को ही हानि हो रही है, दोनों को हानि होती है प्रतिस्पर्धा में। प्रतिस्पर्धा देखते हो ना, तो हमारा दिमाग बस इसी पर काम करता है कि इसको हानि होनी चाहिए। तो आपने देखा होगा, जो दिमाग से पैदल इंसान होते हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि यदि मैं दूसरे को हानि पहुंचा रहा हूं तो मेरा लाभ होगा। लेकिन समझो बच्चों कि यदि आप दूसरे को हानि पहुंचाओगे तो खुद को भी हानि होगी। यही होता है प्रतिस्पर्धा में। एक को हानि, एक को कुछ नहीं होता। ये होता है असहभोजिता में, अर्थात एक ही काम करता है, एक को कोई लेन देन नहीं है। इसे बोलते हैं असहभोजिता। ये क्वेश्चन देखो, समष्टि वाले उससे आते हैं चैप्टर से, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और हर बार पूछे जाते हैं। ये सेकंड ग्रेड में आ सकता है इस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मानव इंसुलिन के संदर्भ में सही कथन का चुनाव करो। तो देखो, परिपक्व इंसुलिन को सी पेप्टाइड उपस्थित नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है। आरडीएनए तकनीक में निर्मित इंसुलिन सी पेप्टाइड में उपस्थित होता है। ये बात गलत है। ये देखो, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट बातें कर रहा है। एक सही होगा तो दूसरा पर गलती होना है। प्रो इंसुलिन में सी पेप्टाइड होता है। बिल्कुल सही बात है। इंसुलिन ए पेप्टाइड में बी पेप्टाइड डाइसल्फाइड बंध द्वारा आपस में जुड़ते हैं। बिल्कुल करेक्ट बात है। इसमें आंसर हो जाएगा एसीडी। और ये क्वेश्चन आ भी सकता है सेकंड ग्रेड में। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक को सामान्यतः ट्रांसजेनिक जीवों की उत्पत्ति के लिए प्रयुक्त किया जाता है? देखो, वांछित डीएनए को निषेचन अंड में माइक्रो इंजेक्शन में प्रवेश कराकर भ्रूण को धात्रीय मात्रा में आरोपित किया जाता है। यह आप जानते हो, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वगैरह में यूज करते हैं इन सभी को। जब अपन को कोई भी बच्चा वगैरह या कोई आपराधिक केस में अपन को जांच करनी होती है तो वहां डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अलावा भी इसमें ये प्रोसीजर ट्रांसजेनिक जीवों की अगर अपने को बनाने हैं तो अपन को उनका नेचर देखना होता है। इस नेचर के आधार पर अपन इसमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वगैरह ही करते हैं। देखे, तो वांछित डीएनए को निषेचित अंड में माइक्रो इंजेक्शन से प्रवेश कराकर भ्रूण को धात्रीय मात्रा में आरोपित किया जाता है। बाकी बातें करेक्ट। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम धतूरा एनोक्सिया में पराग संवर्धन द्वारा एगोनित भ्रूण को प्राप्त किया? गुहा एवं माहेश्वरी। किसने किया था जी? गुहा एवं माहेश्वरी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसजेनिक जीव का उदाहरण नहीं है? डॉली। कौन नहीं है जी? डॉली। रोजी तो गाय तो थी, लेकिन डॉली भेड़ नहीं थी। डॉली भेड़ नहीं थी। आगे बात समझ में? नेक्स्ट आरएनए अंतरक्षेप के विषय में असत्य कथन का चुनाव करो जी। आरएनए अंतरक्षेप तकनीक का उपयोग बीटी कपास को विकसित करने के लिए किया जाता है। यही बातें गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस उपस्थित होते हैं जीवाणु में, किसमें पाए जाते हैं जी? बैक्टीरियाज में। इसके बाद में एडिनोसिन डीएमिनेज एडी की न्यूनता से जीन चिकित्सा के रोगी समय समय पर आनुवांशिक रूप से अभियांत्रिक लिम्फोसाइट्स की आवश्यकता होती है, क्योंकि आनुवांशिक रूप से अभियांत्रिकी लिम्फोसाइट्स अमर नहीं होते हैं। क्योंकि आनुवांशिक रूप से अभियांत्रिकी लिम्फोसाइट्स अमर नहीं होते हैं। यही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्या है, HPLC का पूर्ण नाम हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। HPLC का फुल नाम क्या है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। इस बार आ सकता है भैया सेकंड ग्रेड में ये। एलाइजा, एलाइजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसर्वेंट परख के बारे में निम्न चरणों को कालांतरण में व्यवस्थित करो। तो देखो, सबसे पहले आएगा प्रतिजन की सतह को आवृत करें और गैर विशिष्ट प्रोटीन को रिक्त स्थानों पर अवरुद्ध करें, पहले तो याद आएगा। उसके बाद में विशिष्ट प्रतिजन के प्रति प्राथमिक प्रतिरक्षी के साथ इंक्यूबेट कराएं। उसके बाद में प्रतीक्षी एंजाइम संकुल के साथ में ऊष्मित करें जो कि प्राथमिक प्रतिक्रिया से बंधित होता है। इसके बाद में क्रियाधार मिलाने पर रंगीन उत्पाद बनता है जो विशिष्ट प्रतिजन की उपस्थिति को इंगित करता है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, BDAC। क्या हो जाएगा जी, BDAC। आगे बात समझ में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नियम यह बताता है कि दिए गए प्रतिरस द्वारा अवशोषित आपतित विकिरण का अनुपात आपतित विकिरण की तीव्रता के स्वतंत्र होता है। लैम्बर्ट का नियम किसका बताता है जी, लैम्बर्ट नियम ये बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया का उपयोग कोशिकाओं से कोशिकांगों की मात्रा, आमाप एवं आकार आधार के अलग करने के लिए किया जाता है, विभेदक अपकेंद्रण का। इसका उपयोग जाता है जी, विभेदक अपकेंद्रण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, HDS और पेज में HDS की क्या भूमिका है, तो इसका जो भूमिका होती है प्रोटीन का विकृतीकरण एवं उन्हें शुद्ध ऋणात्मक आवेश प्रदान करना। प्रोटीन का विकृतीकरण एवं उन्हें शुद्ध ऋणात्मक आवेश प्रदान करना होता है। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के अवशोषणांक पारगम्यता से किस प्रकार संबंधित है, अवशोषणांक पारगम्यतांक का ऋणात्मक लघुगुणक होता है। क्या है जी, अवशोषणांक पारगम्यतांक का ऋणात्मक लघुगुणक होता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है माइक्रोस्कोपी में अवरंजन हेतु प्रयुक्त नहीं किया जाता है मर्क्यूरस सल्फेट HgSO4। HgSO4 का प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव का पार्श्व तल कितना आगे पीछे होता है, 1/4 तरंग दैर्ध्य का। तरंग दैर्ध्य का कितना होता है, 1/4, 1/4 पार्ट ऑफ द वेवलेंथ। इसके बाद में निम्न में से कौन सी क्रोमेटोग्राफी ऑर्गेनोफॉस्फोरस कीटनाशकों के विश्लेषण हेतु प्रयोग में ली जाती है, नीचे दिए गए ऊँटों की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। पेपर, गैस लिक्विड, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, पतली परत क्रोमेटोग्राफी। अर्थात चारों का ही यूज किया जाता है इसमें। पेपर, गैस, कॉलम और पतली परत अर्थात सभी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कह रहा है, समूह ए को 2 से मिलान करना है। कला विपर्यास सूक्ष्मदर्शी, डार्क फील्ड सूक्ष्मदर्शी, ट्रांस इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। अर्थात जो कला विपर्यास सूक्ष्मदर्शी होता है इसको करते हैं कोशिकाओं के अपने आसपास के माध्यम से अपवर्तनांक में अंतर का प्रयोग। बी में डार्क फील्ड सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं, प्रकाश प्रतिदर्श तक केवल किनारों से ही पहुंचता है। सी, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी करते हैं, उच्च निर्वात का उपयोग अधिकतम विपर्यास 0.1 nm तक प्राप्त कर सकते हैं। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉनिस्कोपी कब करते हैं। डी में प्रतिबिंब का निर्माण हेतु द्वितीयक इलेक्ट्रॉन एवं बेस स्कर्ड कोड इलेक्ट्रॉन का प्रयोग करते हैं। अर्थात ए में थर्ड, बी में फर्स्ट, सी में सेकंड, डी में फोर्थ। नेक्स्ट है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के विषय में गलत कथन का चयन करना है जी। किसका करना है जी, गलत कथन का चयन करना है। गलत कथन का चयन करना है, गलत कथन का चयन करना है।
ठीक है, यहीं थे अपन। ओके। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के विषय में गलत कथन को चयनित करो। अणुओं के विन्यास को देखने के लिए सर्वाधिक अंकुरित है। संपूर्ण दृश्य क्षेत्र को एक साथ प्रदीप्त करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस द्वारा इलेक्ट्रॉन किरण का फोकस किया जाता है। इलेक्ट्रॉन को एक महीन किरण के रूप में त्वरित प्रतिदर्श पर स्कैन किया जाता है। इसमें प्रतिदर्श से परावर्तित होकर आए इलेक्ट्रॉन द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो इसमें क्या पूछा है आपको, गलत चयन पूछा है। बाकी तीनों करेक्ट हैं, बस यही गलत है। इसमें प्रतिदर्श से परावर्तित होकर आए इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण होता है, प्रतिबिंब का निर्माण इसमें नहीं होता है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सूक्ष्मदर्शी के विभेदन में वृद्धि करेगा। अभिदर्शक लेंस का अर्ध द्वारक कोण बढ़ाना, प्रकाश स्रोत की तरंग दैर्ध्य को कम करना, अभिदर्शक लेंस के संख्यात्मक द्वारक को कम करना, निमंजन माध्यम से अपवर्तनांक को कम करना। इसमें हो जाएगा अभिदर्शक लेंस को अर्ध द्वारक कोण द्वारा बढ़ाना, प्रकाश स्रोत का तरंग को कम करना। ए और बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस वर्ष CITIS लुप्त प्राय प्रजातियों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन का सदस्य बना। 1976 में। कब बना जी, 1976 में। ठीक है। किसी लेंस की विभेदन क्षमता को दर्शाया जाता है रिफ्रैक्शन RP इक्वल टू 0.6 लैम्डा एन साइन एल्फा, R.P इक्वल टू 0.6 लैम्डा अपॉन एन साइन एल्फा। इस फॉर्मूले से इसको क्या करते हैं अपन, सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं आएगा अपने। देखो आपको पूछा है नेक्स्ट, भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट तप्त क्षेत्र की संख्या कितनी है, 4। ये पूछे जाते हैं सीधे सीधे, ये पीवाई की क्वेश्चन ही है। कितने हैं, 4। सूची 1 को सूची 2 में मिलान करना है आपको। अब देखो आपको पता है रणथंभौर कहाँ है, बताओ। रणथंभौर किसके लिए प्रसिद्ध है, बाघ के लिए। डी में थर्ड होना चाहिए। डी में थर्ड देखो एक ही ऑप्शन में, तो ये सही से हो रहा है, लेकिन आपको वैसे भी याद होना चाहिए। ए में सेकंड, काजीरंगा एक सिंह वाला गैंडा मिलता है। गिर में भारतीय शेर मिलता है। दादीज गांव में हंगुल मिलता है। रणथंभौर में बाघ मिलता है। एक ऑप्शन सही हो जाता है ये। ऐसे क्वेश्चन जो मिलाने वाले होते हैं ना, इसमें यदि आपको 2 आंसर भी पता है तो ये सॉल्व हो जाते हैं आसानी पूर्वक। शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, 12 में। शेरगढ़ कहाँ है जी, 12 में। आगे बात समझ में। नेक्स्ट 95 क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजातियां जो किसी विशेष क्षेत्र तक सीमित होती हैं तथा अन्य कहीं नहीं पाई जाती कहलाती है एंडेमिक। एक ही स्थान पर मिलते हैं, बोलते हैं एंडेमिक। क्या कहा जाता है जी, एंडेमिक। माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में प्रवेश करने के बाद पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज द्वारा उत्प्रेरित अभिक्रियाओं के एक जटिल समुच्चय द्वारा ऑक्सीकारी बी कारऑक्सीकरण से गुजरता है। इसके बाद में इस प्रक्रिया के दौरान पायरुविक अम्ल में 2 अणुओं के उपापचय से NADPH के 2 अणुओं का उत्पादन होता है। यह बिल्कुल बात गलत है, 2 का नहीं होता, 4 का होता है। कितने का होता है, 4 का। इसलिए कौन सा आंसर हो जाएगा, कथन 1 सत्य है, कथन 2 क्या है, असत्य है। 98 असत्य कथन का चुनाव करना है। तो देखो पद जैव विविधता में जाति विविधता ही सम्मिलित होती है, किंतु आनुवांशिक विविधता, परितंत्र विविधता सम्मिलित नहीं होती हैं। ये सारी विविधताएं सम्मिलित होती हैं भैया। आगे बात समझ में, यही गलत है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 पे पहुंच चुके हैं अपन। 99 क्या करा है, शिक्षण प्रतिमान की विशेषताओं से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कथन ये सही नहीं है, ये केवल शिक्षार्थियों को वांछित अनुभव प्रदान करता है। वांछित अनुभव नहीं, ये सारे अनुभव प्रदान करता है भैया। नेक्स्ट, प्रशिक्षण प्रतिमान के सिंटैक्स में निम्नलिखित चरण होते हैं। ये क्वेश्चन तो हर बार पूछा जाता है, ये 3-4 बार तो आ चुका है अब तक। देखो सबसे पहले समस्या की पहचान होती है, उसके बाद सत्यापन करने के लिए आंकड़ों को एकत्र करना पड़ता है, उसके बाद में प्रयोग के लिए आंकड़ों को एकत्र करना पड़ता है, उसके बाद में स्पष्टीकरण तय करना पड़ता है, इसके बाद में परीक्षा का क्या करना पड़ता है जी, विश्लेषण करना पड़ता है। तो डी लास्ट में आएगा, वही आंसर हो जाएगा अपना। संप्रेषण बाधाओं को पार करने के उपाय के प्रकार में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। तो देखो पृष्ठभूमि श्रव्य विकर्षण न्यूनतम करना, पृष्ठभूमि का काम ये नहीं होता है, श्रव्य विकर्षण न्यूनतम करना। ठीक है जी। नेक्स्ट
सहकारी अधिगम की कौन सी विधि लोकतांत्रिक प्रक्रिया, स्वरूप एवं गतिशीलता एवं शैक्षिक अन्वेषण की प्रक्रिया को एक शिक्षण राजनीति में संयोजित करने के लिए प्रयास करती है? समूह जांच विधि। कौन सी विधि करती है? समूह जांच विधि। शिक्षण अधिगम के हार्डवेयर से संबंधित दो कथन है। जब हार्डवेयर तकनीक ज्ञान से परिचालित होते हैं, चलचित्र हार्डवेयर का एक उदाहरण है। तो ये दोनों ही बातें बिल्कुल टकाटक हैं, सही है। शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए सॉफ्टवेयर निर्माण में निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है? अभियांत्रिकी, इंजीनियरिंग, विज्ञान की समझ की आवश्यकता नहीं होती है। त्रिआयामी दृश्य सहायक उपकरण जिसका उपयोग लघु रूप से वास्तविकता को प्रदर्शित करने के दिखाने के लिए किया जाता है कहलाता है डायोरोमा। डायोरमा क्या कहलाता है जी? डायोरमा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बस अपन आंसर देख रहे हैं इनके, अपन को व्याख्या से कोई लेना नहीं है, पेपर में आएगा सीधा ही टिक देंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रौद्योगिकी कंप्यूटर सहायता प्राप्त अन्वेषण में शामिल नहीं है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कोर्सवेयर, अर्थात तीनों ही सहायता में, तीनों ही अन्वेषण में सहायक हैं जी। हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर भी है और कोर्सवेयर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर सहायता प्राप्त अन्वेषण में किस प्रकार के कंप्यूटर व्यक्तिगत छात्रों के साथ अंतर्क्रिया करते हुए शिक्षक की तरह वास्तविक शिक्षण का कार्य करते हैं? ट्यूटोरियल प्रकार का। किस प्रकार का? ट्यूटोरियल, टीचर की तरह काम करते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रणाली उपागम में एक पद जिसमें प्रणाली के वर्तमान स्तर का वर्णन किया जाता है, प्रणाली घटकों के प्रतिबंधों की पहचान क्या कहलाती है? प्रणाली विश्लेषण। क्या कहलाती है जी? प्रणाली विश्लेषण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय पादप वर्गीकरण के उपकुल श्रेणी के लिए उपयुक्त किया जाता है? ओईडी शब्द। किसके लिए? ओईडी। उपकुल के लिए यूज करते हैं ओईडी और एसी करते हैं जाति के लिए। किसके लिए? स्पीशीज के लिए एसी। एक हर्बेरियम सीट का प्रमाणिक आकार होता है 28.75 इंटू 41.25 सेंटीमीटर का होना चाहिए भैया। इसके बाद में नामकरण के विषय में कौन सा कथन असत्य है? द्विनाम पद्धति में पुनर्पदनाम अनुमत है, ये बात गलत है इसमें, बाकी सारी बात सही है। वैज्ञानिक इटैलिक में होते हैं, वंशीय नाम बड़े अक्षर में होता है, जाति का नाम छोटे अक्षर में होता है, बिल्कुल सही है। वैज्ञानिक नाम टाइप हस्तलिखित होने के कारण रेखांकित कर देते हैं। जिस वैज्ञानिक का नाम लिखना है ना तो उसको अंडरलाइन कर दो, अपन क्या कर देते हैं जी? अंडरलाइन कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्गीय पदानुक्रम से तात्पर्य है पादप एवं जंतु वर्गीकरण के लिए सभी श्रेणियों को चरणबद्ध करना ही क्या कहलाता है? वर्गीय पदानुक्रम कहलाता है। वह प्रजातियां जिनमें 2 या 2 से अधिक उपप्रजातियां होती हैं कहलाती हैं पेलियोटाइपिक, बहुरूपी। क्या कहलाती हैं? बहुरूपी प्रजातियां कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है जी? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? एक संग्रहालय में जीवित पादप व जंतु प्रतिदेशों को अध्ययन एवं संदर्भ के लिए इकट्ठा किया जाता है, ये बात बिल्कुल गलत है जी। इसमें अध्ययन नहीं करना होता, अपने को पता भी करना है उसका कि ये जातियां कैसे मिलती थी पहले साइड में। दो प्राणी जो एक समान जगत किंतु विभिन्न वर्गों से संबंधित वर्गीकृत किए जाते हैं समान संघ के, किसके कहलाते हैं? समान संघ के कहलाते हैं जी। वो अभिकथन ए, विटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण विषाणुभाव जैसे जीवों का उल्लेख नहीं किया है। विषाणु और विषाणुभाव कोशिका जीव हैं। अभिकथन दोनों सत्य हैं, कारण का सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। विटेकर ने पंचकल्पना कितने दी थी? पंचकल्पना। इसके बाद में नेक्स्ट है उपकला कोशिकाओं का वह प्रकार जो श्वसन का व डिंब वाहिनी की आंतरिक सतह बनाता है। पक्षमावी स्तंभाकार उपकला। पक्षमावी स्तंभाकार उपकला। नारियल के फल का कौन सा भाग रेशेदार होता है? मध्य फल भित्ति। कौन सा होता है जी? मध्य फल भित्ति रेशेदार होती है। निम्न कथनों पर असत्य कुछ है। जाइगोमोर्फिक पुष्प के केंद्र से गुजरने वाले किसी भी अरिय तल से 2 बराबर हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है, बिल्कुल गलत बात है, ये नहीं किया जा सकता इनको। ठीक है। नेक्स्ट है कंडरा से कंकाली पेशी को अस्थि से जोड़ते हैं, जो स्नायु जो अस्थि को अस्थि से जोड़ते हैं, उदाहरण है सघन नियमित संयोजी ऊतक का। संयोजी ऊतक का क्या बोलते हैं बताओ? संयोजी ऊतक ही जोड़ने का काम करता है ना, तो इसको बोलते हैं सघन नियमित संयोजी ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है भैया। कॉलम 1 को कॉलम 2 से क्या करना है? आपको मिलाना है। कैसे मिलाओगे बताओ? देखो ये तो छोटा ही करना पड़ेगा अपने को। देखो
स्क्लेरोइड्स किससे मिलेगा? थर्ड से। अत्यधिक मोटी लिग्नीकृत कोशिका भित्ति दृढ़ोत्तक कोशिकाओं का हासित रूप जो अधिकांश पौधों में ऊतक स्थायी परतों को छोटे फूलों का निर्माण करता है। उसके बाद में टेरिकिड्स क्या होते हैं? टेरिडोफाइट जिनोस्फर की मुख्य जल संवहन कोशिकाएं होती हैं। इसके बाद में जाइलम पेरेन्काइम में क्या होता है? कोशिकाएं जीवित पतली सेलुलोजिक कोशिका भित्ति युक्त होती है जो मंड एवं वसा के रूप में खाद्य पदार्थों को संग्रह करती हैं। इसके बाद में बाह्यकाएं क्या होती हैं? बाह्यकाएं होती हैं जी जीव द्रव्य लंबी बेलनाकार संरचना जो उच्च पादपों पर अवलक्षण गुण होती हैं। इसके बाद है फाइबर क्या होते हैं? फाइबर होते हैं मोटी भित्ति युक्त लंबी नुकीली कोशिकाएं जो समूह में पाई जाती हैं। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन आंसर बहुत ही सरल है इसका, क्योंकि आप जानते हो फाइबर क्या होते हैं? मोटी भित्ति लंबी नुकीली कोशिकाएं जो ई में फोर्थ आना चाहिए, तो देखो ई में कहीं भी फोर्थ नहीं आ रहा और ई में एक ही ऑप्शन से हो रहा है ये। आगे बात समझ में, जिनको नहीं दिख रहा है उनको दिखा देता हूं एक बार, देखो भैया देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? बाष्पोजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह प्रकाश संश्लेषण के लिए जलापूर्ति करता है, पौधों को अवशोषण परिवहन के लिए बाष्पोजन खिंचाव पैदा करता है, यह मिट्टी में खनिजों को पोषण के सही भागों तक पहुंचाता है, यह पत्ती की सतह को कभी कभी 10 से 15 डिग्री तक गर्म कर देता है, यह कोशिकाओं को स्फीति बनाए रखता है। तो देखो ये पत्ती की सतह को कभी कभी 15 डिग्री गर्म कर देता है, गर्म नहीं हो पाती इससे। बाष्पोत्सर्जन का मतलब है पानी का निकलना, पानी निकलेगा तो ये ठंडी होगी पत्ती, गर्म नहीं हो सकती। तो फोर्थ ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, बाकी सारे सही हैं। क्रेब चक्र के संदर्भ में स्तंभ 1 को 2 से मिलाना है। पायरुवेट में क्या होता है? एल्फा कीटोग्लूटेट में क्या होता है? सक्सिनेट में क्या होता है? मालेट में क्या होता है? तो देखो जो पायरुवेट होता है, जो पायरुवेट होता है ये एसिटाइल कोएंजाइम है। एल्फा कीटोग्लूटेट होता है ये होता है सक्सिनाइल कोएंजाइम है। सक्सिनेट क्या होता है? सक्सिनेट होता है फ्यूमरेट। क्या होता है? फ्यूमरेट। मालेट क्या होता है? मालेट होता है ऑक्जेलो एसीटेट। क्या होता है? ऑक्जेलो एसीटेट। नेक्स्ट एब्सिसिक अम्ल निम्न में से किसके विपरीत कार्य करता है? जिब्रेलिक अम्ल के। एब्सिसिक अम्ल किसके विपरीत काम करता है? जिब्रेलिक अम्ल के विपरीत कार्य करता है। आगे बात समझ में जी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु अपने कार्य को सही समझ लेता है? एजोवेक्टर, नोस्टॉक, नाइट्रोमोनास, थायोबैसिलस। तो देखो नोस्टॉक मुक्तजीवी नाइट्रोजन को स्थिरकारक होता है, बिल्कुल सही बात है। और थायोबैसिलस विनाइट्रीकरण करता है, बी और डी सही हैं, बाकी सारे क्या हैं? गलत हैं। विसरण दाब न्यूनतम डीपीडी होता है 64 दाब के समानार्थी। किसके बदले समानार्थी होता है? 64 दाब के क्या होता है? समानार्थी होता है। जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर उपकरण JGA एक संवेदन क्षेत्र है जो समीपस्थ कुंडली नलिका के अविवाही धमनिका उसके संपर्क स्थल पर कोशिका के स्थान निर्मित करता है। ग्लोमेरुलर छनन दर GFR के गिरावट जक्स्ट्रा JG कोशिकाओं में निर्णय स्रावित करने के लिए सक्रिय करती है। दोनों कथन क्या हैं? करेक्ट है। ये दिख जाए ना, ऐसा कहीं दिख जाए तो बोल देना दोनों ही करेक्ट है भैया। देखा तो ऐसे ये कैसे देखा ये, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से दो तत्व प्रकाश संश्लेषण से जल अपघटन तथा ऑक्सीजन की उत्पत्ति हेतु तरतरी हैं? मैग्नीज और क्लोराइड। कौन कौन से जी? मैग्नीज और क्लोराइड। Mn मैग्नीज, Mg एंड क्लोराइड। नेक्स्ट क्या है? हार्मोन ग्राही संकुल के निर्माण के बाद लक्ष्य ऊतक में जैव रासायनिक परिवर्तन होते हैं। हार्मोन लक्ष्य ऊतकों पर अपना प्रभाव लक्ष्य ऊतकों में स्थित हार्मोन ग्राही नामक परिशिष्ट प्रोटीन को से बनकर ही उत्पन्न करते हैं। ये भी दोनों सही हैं और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी करता है, ठीक है जी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा परिस्थितियों में ऑक्सीहीमोग्लोबिन वियोजन को प्रेरित करता है? निम्न ऑक्सीजन का दाब होना चाहिए, उच्च PoCO2 होना चाहिए, प्रेशर ऑफ CO2 ज्यादा होना चाहिए और हाइड्रोजन की सांद्रता भी उच्च होगी। तो किसको शो करेगा? ऑक्सीहीमोग्लोबिन वियोजन को शो करेगा। किसको शो करेगा? वियोजन को। नेक्स्ट माइलिन आच्छादयुक्त तंत्र का तंतु मेरु में कपाली तंत्र पाए जाते हैं। माइलिन आच्छाद विहीन तंत्र का तंतु स्वायत्त व दैहिक तंत्र का तंत्र में पाए जाते हैं। दोनों कथन ही क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है जी? कॉलम 1 को 2 से सम्मिलित करना है। बॉल एवं सॉकेट, हिंज, रागर और सैंडल। तो देखो बॉल एवं सॉकेट आती हैं ह्यूमरस एंड अंश मेखला में।
हिंज किस्म आती है, फीमरियम टिबिया आती है, धुराग्र किस्म आती है, धुराग्र आती है जी एटलस में, एक्सेल में। और सैडल, सैडल किस्म आती है, सैडल आती है अंगूठे मेटाकार्पल से कार्पल में। आ गई बात समझ में। नेक्स्ट, मिलान वाले बहुत क्वेश्चन पूछे हैं इस बार। देखो, मिस्थेनिया ग्रेविस, मिस्थेनिया ग्रेविस आती है स्व प्रतीक्षा रोग में। गाउट, गाउट आती है जोड़ों में यूरिक अम्ल का संचयन हो जाता है तो क्या हो जाता है, गाउट। टिटेनी, टिटेनी किसमें आती है बताओ, टिटेनी आती है जी पैराथ हार्मोन का अल्प श्रावण में आती है। और क्रेटिनिज्म किसमें आती है, क्रेटिनिज्म आती है थायराइड हार्मोन का अल्प श्रावण से, क्रेटिनिज्म। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट, निम्नलिखित में से हृदय चक्र की कौन सी घटना को सामान्य इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से सही तरह से समझा जा सकता है। क्यूआरएस सम्मिश्र नलियों, क्यूआरएस सम्मिश्र नलियों के बी ध्रुवीकरण को दर्शाता है। क्यूआरएस सम्मिश्र नलियों के बी ध्रुवीकरण को क्या करता है, दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मेंडल के समय सैलंगता की खोज हुई होती तो निम्नलिखित में से कौन सा नियम उनके द्वारा नहीं दिया जाता। स्वतंत्र अपभ्रंश का नियम नहीं दिया जाता। स्वतंत्र अपभ्रंश का नियम क्या कहता है, प्रत्येक जीन जो होती है ना एक अपने नेचर को अलग अलग शो करती है, इसे बोलते हैं स्वतंत्र अपभ्रंश का नियम। प्राकृतिक चयन में स्त्रीकरण तब होता है जब अधिक जीव औसत गुण मान के अलावा अन्य मूल को प्राप्त करते हैं। विघटन में अधिक जीव वितरण वक्र के दोनों सिरों पर परिध्रुवीय गुण को मान प्राप्त करते हैं। कथन एक गलत है, दोनों सही, कथन दो सही है। ये तो गलत है, प्राकृतिक चयन में स्त्रीकरण तब होता है जब अधिक जीव औसत गुण मान के अलावा अन्य मूल्यों को प्राप्त करते हैं, ये बात गलत है। विघटन में अधिक जीव वितरण वक्र दोनों सिरों के परिधीय गुण को प्राप्त करता है, ये बिल्कुल बात सही है। डार्विन के अनुसार ऑस्ट्रेलियन मार्supial में विविधता किसका उदाहरण है, अनुकूली विकरण का। किसका है जी, अनुकूली विकरण का क्या है, उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ए बी और रक्त समूह में आई द्वारा नियंत्रित होती है। जीन आई के 3 एलील आई ए आई बी आई होते हैं। आई ए आई बी एक ही प्रकार की शर्करा का निर्माण करते हैं। आई ए आई बी अपूर्ण रूप से प्रभावी होते हैं। क्या पूछा है, कथन गलत पूछा। आई ए और आई बी एक ही प्रकार की शर्करा का निर्माण करते हैं, बिल्कुल गलत बात है। आई ए आई बी अपूर्ण प्रभावता को शो करते हैं, नहीं करते। ये ऊपर वाली दोनों बात सही है। आई के 3 पाए जाते हैं, आई ए आई बी और आई, और ए बी और रक्त समूह आई द्वारा नियंत्रित होता है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट, आप मटर के पौधे की लंबाई का परीक्षण कैसे करेंगे यदि शुद्ध संकर है। मटर के पौधे में संयुग्मजीव बोने मटर के पौधे के साथ संकरण कराएं, बिल्कुल सही बात है। कैपिटल टी का क्रॉस करवाते हैं स्मॉल टी से। उसके बाद में जब अपन को F1 पीढ़ी मिलती है तो उसमें मिलते हैं टी। तो टी कैपिटल कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों को कराओगे तो आपको उसमें पता पड़ जाता है कि ये संकरण हो रहा है, एक संकर संकरण। यदि एक वर्णांत पुरुष का विवाह एक सामान्य दृष्टि संयुग्मजीव महिला से होता है तो उनमें उत्पन्न संतानों की वर्णांतता कितनी है, 0% है जी। कितनी परसेंट है, वर्णांत पुरुष, क्योंकि जो वाहक का काम करती है ना वो लेडीज करती है। कौन करती है, लेडीज। नर कभी भी वाहक का काम नहीं करता है, इसलिए इसमें कितना हो जाएगा, 0%। कच्चे अपरिष्कृत कपास के रेशे प्राथमिक रूप से बने होते हैं सेलुलोज के। किसके बने होते हैं जी, सेलुलोज के बने होते हैं। समझाता अपसारी विकास पर आधारित है। ऑक्टोपस तथा मनुष्य की आंखें समझात अंगों का उदाहरण है। अभी कथन एक तो सही है लेकिन कारण क्या है, गलत है। ऑक्टोपस मनुष्य की आंख समझात अंगों का उदाहरण नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सही कथन का चयन करना है। कौमीफोरा राजस्थान का एक संकटापन्न पादप है, बिल्कुल सही बात है। कौमीफोरा राजस्थान का एक संकटापन्न पादप है, यही पूछा है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स विषाणु HIV का आनुवंशिक पदार्थ होता है एकल रज्जु RNA। क्या होता है, एकल रज्जु RNA होता है। एलाइजा एड्स के लिए व्यापक रूप से प्रयुक्त नैदानिक परीक्षण है। कैंसर कोशिकाएं संपर्क संदमन का गुण दर्शाती है। कथन एक तो सही है, ये संदमन का नहीं दर्शाती है, तो शो करती है कैंसर को। कैंसर ट्यूमर होता है ना, ये इसकी तरह से होता है जैसे आपने कभी धूप घास लगाई ना घर में तो वो बढ़ती हुई जाती है, ऐसे ही क्या होता जाता है, गुणन होता जाता है सेल्स में। और गुणन होता है तो संबित नहीं करती हो तो क्या है, एप्रिसिएट करती है उसको। तो 2 गलत हो जाएगा। 149, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रोग उसके कारक जीव संक्रमण के लिए साथ सही मिलान है। तो देखो, निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई और बूंद संक्रमण से होता है ये बात इसमें सही है, बाकी सारी क्या है, गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग का प्रतिरक्षी इम्यूनोग्लोबिन एलर्जी अभिक्रिया में उत्पन्न होते हैं। इम्यूनोग्लोबिन ई, कौन सा होता है, इम्यूनोग्लोबिन ई। इस तरीके से ये आप आंसर किए। वैसे मैंने सारे आंसर बता दिए आपको, और यदि आपको कोई भी कंफ्यूजन है भैया तो ये आंसर की आप देख सकते हो।
ये आंसर की आप क्या कर सकते हो जी, देख सकते हो। ये आंसर की देख लेना, इससे क्या आपको पता पड़ जाएगा कि यही आंसर है या नहीं है। और आपको आई होप ये अब बढ़िया लगी होगी क्लास। बस इसमें मैंने आंसर को ही डिस्कस किया है, उसके अलावा अपन ने कोई भी बात नहीं की है। आ गई बात समझ में जी। अब देखो आपको बायोलॉजी के कितने जी, बायोलॉजी के अपन ने 150 क्वेश्चंस करवाए, 150 क्वेश्चंस करवाए, जिसमें से प्योरली बायोलॉजी के 120 क्वेश्चंस तो प्योर बायोलॉजी के, जिसमें आपको 12th लेवल ही दे रखा है। क्या दे रखा है जी, 12th लेवल ही दे रखा है। 12th लेवल के 120 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से कम 10 से 15 क्वेश्चन, 10 से 15 क्वेश्चन रिपीट होने के चांस हैं, रिपीट होने के चांस है। अर्थात ये जो अपन ने आज क्लास ली है, इसमें से कम 10 से 15 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि बायोलॉजी एक जीके की तरह ही सब्जेक्ट है, जिसमें क्वेश्चंस के रिपीटेशन होने के चांस होते हैं। अब देखिएगा, अपने जो मेन पेपर है केमिस्ट्री का, साइंस का, किसका पेपर है जी, साइंस का। साइंस के पेपर में 40 क्वेश्चन तो आएंगे फिजिक्स से, 40 क्वेश्चन आएंगे फिजिक्स से, यदि 40 ही आएंगे केमिस्ट्री से, और 40 ही आएंगे बायोलॉजी से। 40 से 45 के क्वेश्चन करीब आएंगे बायोलॉजी से। इससे आएंगे जी बायोलॉजी से, बायोलॉजी से। अब बायोलॉजी में जितने भी पीवाई के क्वेश्चन हो चुके हैं, कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन आएंगे उनसे। बायोलॉजी के जितने भी पीवाई के क्वेश्चन है ना, देखो फिजिक्स में मैं बात करूं, यदि अपन फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन रिपीट, केमिस्ट्री में कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन रिपीट, और बायोलॉजी में 10 से 15 क्वेश्चन रिपीट। अर्थात ये क्वेश्चन का जो रेशो रहता है ना, ये रिपीट होने के चांस होते हैं, जो पीवाई के क्वेश्चंस आ गए हैं। आगे बात समझ में। तो आई होप आपको ये बायोलॉजी की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि इसमें सीधे सीधे अपन ने आंसर की बात की है। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब तो आप कर ही देंगे। तो थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड नाइट, थैंक यू, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।